नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 22 नवंबर 22 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको डेली जो है पीडीएफ अपलोड करके आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और साथ ही साथ कोशिश करिए रेगुलर सेशन को फॉलो करिए। कोई भी सिंगल सेशन मिस नहीं करिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो जेवियर माइली दोस्तों किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और जिन्हें नहीं पता है वो भी साथ में सेशन को ध्यान से देखते रहे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका की ये कंट्री है दोस्तों, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, नियुक्त हुए हैं। कौन दोस्तों? जेवियर माइली। तो यहाँ पे अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता है दोस्तों जेवियर माइली, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये जो है नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कहाँ? अर्जेंटीना के। अब ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों? तो देखिए, वर्तमान में जो अर्जेंटीना के जो है प्रेसिडेंट है वो है अल्बर्टो फर्नांडिस। तो अल्बर्टो फर्नांडिस का ये स्थान लेंगे जेवियर माइली, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो चुनाव हुआ था अर्जेंटीना में, वहां पे राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव में जेवियर माइली ने 55.8% जो है वोट हासिल किया था। वहीं पे इनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो अर्थव्यवस्था मंत्री थे जिनका नाम है सर्जियो मस्सा, उन्होंने जो है 44.2% जो है वोट हासिल किया था। इसके साथ साथ 55.8% वोट के साथ दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली राष्ट्रपति चुनाव में विजयी रहे और वहां के अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इन्होंने देखा जाए किन किन मुद्दों को लेकर के, जैसा कि वहां पे वादा किया है चुनावी रैली में। तो अर्जेंटीना में जो बढ़ती गरीबी है दोस्तों, उस पर जो है जनता के मध्य गहरे जो असंतोष है, उनके बीच लोगों से कई सारे वादे किए हैं, ठीक है। जिस तरीके से वहां पे जो है मंदी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, उसको जो है इन्होंने उसको लेकर के जो है वादे किए। अर्जेंटीना दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लैटिन अमेरिकी देश है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि दक्षिण अमेरिका में है ये आपके सामने जो है साउथ अमेरिका का ये जो है मैप खुला हुआ है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना आपको दिखाई दे रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है दोस्तों, कहाँ पे? लैटिन अमेरिका की। और ये इस समय वर्तमान में कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि मुद्रास्फीति, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मंदी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जिसके कारण से गरीबी भी देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है। तो इन सब समस्याओं से ये जूझ रहा है और इसी को जो है इन्हीं सब समस्याओं को एड्रेस करते हुए, ठीक है, वहां की जो राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पे जेवियर ने जो है इस सिलेक्शन को जीता है, ठीक है। अर्जेंटीना दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसकी राजधानी ब्यूनोस आयर्स है। और इसकी जो क्या यहाँ पे देख सकते हैं आप किन किन देशों से ये अपनी जो है सीमा को साझा करता है। तो चिली से करता है, बोल्विया, पराग्वे और ब्राजील और उरुग्वे, ठीक है। इन 5 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं इसकी जो है सामुद्रिक सीमा की बात करें तो अटलांटिक ओशन से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। इसकी जो मुद्रा है दोस्तों, करेंसी, वो है पेसो, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों लग्जमबर्ग के भी नए प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किए गए हैं, ल्यूक फ्रीडन, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और चूंकि ये जो है नए लग्जमबर्ग जो कि यूरोप का एक कंट्री है दोस्तों, और इन्होंने जो है ल्यूक फ्रीडन ने लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री का पद संभाला, जिसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बधाई दी है, ठीक है। लग्जमबर्ग की जो है मध्य दक्षिण क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी ने, जो कि यहाँ पे चुनाव हुआ था दोस्तों 19 नवंबर 2023 को आम चुनाव में, विजेता के रूप में उभर कर सामने है। जबकि वहां के प्रधानमंत्री जो रहे थे दोस्तों, जो उस समय के थे, वो जो सत्ताधारवादी गठबंधन पार्टी थी दोस्तों, जिनका कौन थे? उनके नेता जेवियर वेटले। वो जो है पूर्ण बहुमत को प्राप्त करने में विफल रहे, ठीक है। और इस समय यहाँ पे जो है इस पार्टी ने जो है आम चुनाव, जो कि यहाँ पे जो दक्षिणपंथी क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी है, जिसके प्रमुख रहे दोस्तों कौन? दोस्तों यहाँ पे ल्यूक फ्रीडन, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चुनाव में जो है विजयी रहे और वहां पे जो है नए प्रधानमंत्री बने लग्जमबर्ग की, ठीक है।
लग्जमबर्ग दोस्तों पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटू सा ये, ठीक है। यहाँ पे ये देश है, लैंडलॉक कंट्री है पूरी तरीके से, लेकिन बहुत ही ये समृद्ध देश है, ठीक है। और ये देखा जाए 3 देशों से अपनी साझा सीमा को साझा करता है, बेल्जियम से, जर्मनी से और यहाँ पे फ्रांस से अपनी सीमा को साझा करता है। लग्जमबर्ग दोस्तों इसकी कैपिटल जो है वो भी लग्जमबर्ग सिटी है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है यूरो, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी अंतरराष्ट्रीय तत्व पे जिनके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान जो है शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो वहां के जो छात्र यानी कि उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको समान अवसर सुनिश्चित करना। कार्यक्रम का विषय दोस्तों क्या है, तो लिंग समानता, प्रत्येक छात्र के लिए समान अवसर प्रदान करना, देखभाल और समर्थन, परिवारों, घरों, स्कूलों, खेल, करियर, स्वास्थ्य देखभालों, बाल संरक्षण सुविधाओं, यहाँ पे समुदाय और सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक बच्चे के लिए एक चैंपियन बनना, जो इस कार्यक्रम की विषय वस्तु रखी गई है। यहाँ पे देखा जाए पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में यह अभियान की बात करें दोस्तों, तो यह अभियान देखिए 25 नवंबर तक चलेगा और 25 नवंबर तक सभी जो प्राथमिक जो स्कूल हो गए, जो उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है उसमें दैनिक गतिविधियों को इस कार्यक्रम के तहत, इस योजना के तहत जो है शामिल किया गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व बाल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 20 नवंबर। तो हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस जो है मनाया जाता है। तो बच्चों में दोस्तों एकजुटता की भावना, ठीक है, उनके बीच में एकता बनी रहे और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल जो है यहाँ पे विश्व बाल दिवस, ठीक है, मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में बच्चों के बीच शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने के अभियानों पर भी काम किया। बच्चों को सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए कई सारे अभियान भी चलाए गए हैं। यहाँ पे विश्व बाल दिवस जो है पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था, तो यहाँ पे 14 दिसंबर 1954 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार मनाया गया था। और 26 नवंबर का दिन क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन की बात है, 1959 की बात है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बाल अधिकारों की घोषणा किया था। और इसी के साथ साथ 20 नवंबर 1989 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को भी अपनाया था, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे जो है 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत जो है हर साल 14 नवंबर को दोस्तों, ठीक है, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप मुझे बताइए किसकी स्मृति में, ठीक है, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और मोहम्मद दानिश मैं प्रे करूंगी आप अच्छे से ठीक हो जाइए, आपका स्वास्थ्य अच्छे से हो जाए, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप बहुत अच्छा आंसर करते हैं और आपने बताया भी कि आपकी तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही, तो कोई बात नहीं, अच्छे से रेस्ट करिए और मेडिसिन प्रॉपर लीजिए और प्रॉपर डॉक्टर को दिखा करके अपनी हेल्थ को अच्छा करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत पास में है बच्चा। तो जल्दी से फोकस होकर के पढ़ाई करिए, आपके आंसर का हमें बहुत इंतजार रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसी तरीके से बाकी लोग भी आपकी तरह ही आंसर करें, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आइए कुछ अन्य दिवस के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हमारे दैनिक जीवन में जो शौचालय और स्वच्छता का महत्व है दोस्तों, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया आपसे। इस दिन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन जो है कोई भी अस्थायी शौचालय के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जिस कारण से इस दिवस के प्रति लोगों को जो है जागरूक करने के लिए और शौचालय का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में देखा जाए दोस्तों लगभग पूरी दुनिया भर में लगभग जो है 3.6 बिलियन लोग जो है उनके पास उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं है और शौचालय न होने के कारण जो लोग स्वच्छता से वंचित रह जाते हैं, जो बाद में कई सारी बीमारियों का कारण भी बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 19 तारीख को 19 नवंबर को हमने क्या बनाया, वर्ल्ड टॉयलेट डे। 19 नवंबर को दोस्तों एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल मेंस डे, यानी कि यहाँ पे 19 नवंबर को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यह मानता है कि दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के कानून हैं, मूल्य हैं, दृष्टिकोण हैं, जो विभिन्न देशों में पुरुषों और लड़कों को अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं। और उन कानूनों, मूल्यों और दृष्टिकोण के बारे में जो है सबके लोग जो है अलग अलग राय रखते हैं। दुनिया भर में विभिन्न लिंग और लिंग पहचान वाले लोगों द्वारा धारण किए जाते हैं ये अलग कानून, मूल्य और दृष्टिकोण। ठीक है, अगर हम बात करें इस साल जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है पुरुष दिवस की थीम क्या थी 2023 की, तो शून्य पुरुष आत्महत्या। ठीक है, ये इसकी थीम थी। यहाँ पे दोस्तों एक अन्य दिवस भी मनाया गया, चूंकि सप्ताह मनाया गया। देखिए हर साल जो है विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है 19 से लेकर के 25 नवंबर तक। तो इस साल भी उनके जो सप्ताह चल रहा है दोस्तों, ये विश्व विरासत सप्ताह चल रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक चल रहा है। और ये जो है ये विश्व विरासत सप्ताह जो मनाया जाता है, ये संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सप्ताह मनाया जाता है। तो ये सप्ताह भर चलने वाला ये जो उत्सव है, उद्देश्य क्या है, परंपराओं और संस्कृति के बारे में लोगों में बीच में जागरूकता पैदा करना। और इसका जो आयोजन, इस सप्ताह का जो आयोजन किया जाता है वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। और भारत में जो है इस सप्ताह के लिए नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों, तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग जो है इस सप्ताह को मनाने वाला नोडल विभाग है। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, दिवस, कुछ वीक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। और आपके एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो देखिए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हो चुकी है और यहाँ पे मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दोस्तों यहाँ पे शैनिस पिलासियोस ने जीता। ठीक है, यहाँ पे शैनिस जो है पिलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता और ये निकारागुआ की रहने वाली है। ठीक है, तो ये निकारागुआ की, ठीक है, रहने वाली है, 23 वर्षीय है, इनका नाम है शैनिस पिलासियो, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये मिस यूनिवर्स 2023 का इन्होंने प्रतिष्ठित खिताब जीता है। और ध्यान रखिएगा मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली है निकारागुआ की पहली महिला भी है। तो पहली महिला के रूप में, ठीक है, इन्होंने इतिहास रचा निकारागुआ की, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ठीक है, अगर इनका देखा जाए पेशा दोस्तों, तो ये देखिए ये टीवी होस्ट है, साथ ही साथ मॉडल है। ठीक है, शैनिस पिलासियो। और इन्होंने जो है अंतिम दौर में देखा जाए, अंतिम दौर में 18वीं सदी में ब्रिटिश दार्शनिक मैरी यहाँ पे वोल्सनक्राफ्ट के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करके महिलाओं की असीमित संभावनाओं पर प्रकाश डालकर जजों को काफी ज्यादा प्रभावित किया। यहाँ पे जो है यहाँ पे पाल्सिवस एक अनुभवी प्रतियोगी, इन्होंने जो है इससे पहले मिस टीन निकारागुआ 2016, मिस वर्ल्ड निकारागुआ 2020 का भी खिताब जीता था। अच्छा, प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता कौन थी, तो थाईलैंड की एंटोनियो पोलार्डिस की बात करें दोस्तों, तो ये जो है प्रथम उपविजेता थी। और दूसरे की यहाँ पे जो दूसरी उपविजेता थी वो ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन जो थी, ये दूसरी उपविजेता थी। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। भारत की तरफ से बात करें दोस्तों, तो जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रतिनिधित्व को चंडीगढ़ में, ठीक है, जन्मी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जन्मी श्वेता शारदा ने आगे बढ़ाया। और ये जो है शीर्ष 20 फाइनलिस्ट में स्थान जो है हासिल करके भारत को जो है गौरवान्वित किया। तो ये ध्यान रखिएगा, इस साल मिस यूनिवर्स जो है 2023 का खिताब निकारागुआ की रहने वाली शैनिस पिलासियो ने जीता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इस वर्ष जो है मिस यूनिवर्स 2023 की जो प्रतियोगिता थी, ठीक है, प्रतियोगिता ये किस देश में जो है आयोजित की गई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आयोजित किया, यहाँ पे आंसर करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों की, यहाँ पे देखिए 54वें आईफी में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। तो आईफी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जा रहा है गोवा में। और वहां पे जो है भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए जो सम्मानित किया गया है, ये देखिए जो है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को किया गया। तो सुप्रसिद्ध अभिनेत्री है दोस्तों माधुरी दीक्षित, उनको जो है सम्मान देते हुए भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान के लिए, ठीक है, विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, उनके द्वारा जो ये पुरस्कार दिया गया। किनकी उपस्थिति में, ठीक है, जो है किया गया, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री दोस्तों डॉक्टर एल मुरुगन, ठीक है, और जो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने देखिए गोवा के पणजी में जो आयोजित किया जा रहा है आईफी अवार्ड, उसके उद्घाटन समारोह में जो है पुरस्कार की
की घोषणा भी की है। और ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा जो है प्रदान किया गया। चूंकि बात करें आईफे यानी कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड की, फिल्म महोत्सव की, फिल्म फेस्टिवल की यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन दोस्तों गोवा में आयोजित किया जा रहा है। ये 20 से लेकर के 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। और ये जो गोवा में भी कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो उद्घाटन किया गया दोस्तों, ये केंद्रीय और प्रसारण मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। और ये 9 दिनों तक चलने वाला ये आयोजन है, जैसा कि मैंने बनाया 20 से लेकर के 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस साल के महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है, तो एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका नाम है कैचिंग डस्ट से हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी दौरान बहुत सारे वक्तव्य तो जारी किए गए प्रसारण मंत्री जी के द्वारा। उन्होंने बताया कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग की बात करें तो 20% की वार्षिक वृद्धि के साथ जो है दुनिया में 5वां सबसे बड़ा और सबसे विशेषीकृत उद्योग माना जाता है, ठीक है। कौन दोस्तों, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा इंटरनेशनल है। तो यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ संपन्न हुई, तो 2+2 यानी कि 2 जो है लीडर इधर से होंगे भारत की तरफ से, 2 लीडर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होंगे। और ये 2 लीडर कौन से होंगे दोस्तों, एक विदेश मंत्री होंगे, ठीक है, और एक रक्षा मंत्री होंगे, ये पूछा जाता है, ठीक है, विदेश और रक्षा मंत्री। और इन दोनों के बीच में जो मंत्री स्तरीय वार्ता हुई, ये दूसरी मंत्री स्तरीय वार्ता थी 2+2 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसका जो है आयोजित की गई नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों दूसरी 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो भारत की तरफ से जो रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री हैं रिचर्ड मार्शल और विदेश मंत्री है दोस्तों पेनी वांग, इनके साथ जो है इस बैठक की अध्यक्षता की। और इस वार्ता के दौरान देखा जाए मंत्रियों ने, दोनों देशों के मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंध को सुदृढ़ बनाने को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं की है। इस चर्चा में इन्होंने कौन कौन से जो है चीजों को शामिल किया, तो रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के विषय को भी शामिल किया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध को प्रगाढ़ करने जैसे महत्व जो है मुद्दों पर चर्चा की गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 2+2 वार्ता जो दूसरी थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस देश में 30वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक आयोजित की गई, तो एपेक की 30वीं बैठक थी दोस्तों, ये किस देश में आयोजित की गई, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जिन्हें आंसर पता है। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है, ये बैठक आयोजित की गई। तो 30वीं थी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपेक की। और ये जो इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक थी ये 16 से लेकर के 17 नवंबर के बीच में आयोजित की गई, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, मास्कोन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। लीडर्स के देखा जाए जिस एपेक से संबंधित जितने भी लीडर्स हैं उन सभी के लिए ये एक लचीला और सतत भविष्य के लिए गोल्डन गेट डिक्लेरेशन को अपनाया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन गेट डिक्लेरेशन जो है वो किस जो है सम्मेलन के दौरान अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 30वीं एपेक यानी कि एशिया प्रशांत इकोनॉमिक सहयोग की बैठक जो थी, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित की गई, वहां पे गोल्डन गेट डिक्लेरेशन को अपनाया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान दोस्तों जो नेताओं ने यानी कि जो सदस्य देश के नेताओं ने सततता, जलवायु, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, परस्पर कनेक्टिविटी, इंक्लूसिव और रेसिलियंस इकोनॉमी के निर्माण के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। गोल्डन गेट डिक्लेरेशन की बात करें, इस घोषणा के बारे में बात करें तो इस दस्तावेज में नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुला और निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, समावेशी और पूर्वानुमानित व्यापार और निवेश वातावरण देने के लिए एक दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है। तो गोल्डन गेट डिक्लेरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपेक 30वें एपेक सम्मेलन के दौरान इसको जो है अपनाया गया। चूंकि एपेक की बात कर रहे हैं तो यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एशिया और प्रशांत की जो बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए, ठीक है, एपेक की जो स्थापना की गई थी वो 1989 में किया गया था और एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। एपेक का लक्ष्य क्या है दोस्तों, तो संतुलित, समावेशी, टिकाऊ और नवीन
सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर क्षेत्र के लोगों को अधिक समृद्ध बनाना एपेक का जो है उद्देश्य है। एपेक प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी जो अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो सिंगापुर स्थित एक अस्थायी सचिवालय द्वारा समर्पित है। एपेक में दोस्तों 21 जो है इस समय जो है देश हैं। अगर हम संस्थापक सदस्यों की बात करें एपेक में तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और अमेरिका, ये इसके संस्थापक देश थे। बाद में जब ये लॉन्च हुआ तो उसके बाद और भी जो है सदस्य शामिल हुए। कौन कौन से? तो चीन, हांगकांग, ताइवान, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, चिली, पेरू, रूस, वियतनाम जो है इस श्रेणी में शामिल हुए। और भारत की बात करें तो भारत फिलहाल जो है इसका पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है एपेक का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एपेक का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए ये संगठन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसकी बैठक कहाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट है इस साल। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट गोल्डन गेट डिक्लेरेशन है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया। तो अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान जो प्राप्त किया दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली पालन, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में पूरे देश में पहला जो है स्थान हासिल किया है। इसकी जो घोषणा किया गया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और ये अवार्ड दोस्तों दिया गया है नई दिल्ली में 21 से 22 के बीच में जो एक ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। इसी दौरान जो है उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि आज इसको अवार्ड को दिया जाएगा। ये जानकारी जो दी गई मत्स्य विभाग के जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद उनके द्वारा लखनऊ में पत्रकार सम्मेलन के दौरान ये जानकारी दी गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अंतर्देशीय मछली पालन में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और प्रदेश में उत्तर प्रदेश में देखा जाए वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है दोस्तों, इस योजना के तहत लगभग 21 जो है परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश को मत्स्य पालन का हब बनाने के लिए इसके साथ ही सरकार जो चंदौली जिले में, ठीक है, 62 करोड़ की लागत से यहाँ पे अल्ट्रा मॉडर्न फिश मॉल का भी निर्माण कर रही है। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अल्ट्रा मॉडर्न फिश मॉल जो है कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो चंदौली में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 21 परियोजनाएं चला रही है दोस्तों, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो योजना है ये किस वर्ष जो है शुरू की गई? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड लागू किया है? तो ड्रेस कोड लागू करने वाला जो है राज्य कौन सा है अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान? दोस्तों ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यानी कि त्रिपुरा ने। तो त्रिपुरा सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और प्रयोगशाला तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ड्यूटी घंटे के दौरान ड्रेस कोड जो है अनिवार्य कर दिया है। अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सों, प्रयोगशाला यहाँ पे जो तकनीशियंस हैं और अन्य स्वास्थ्य कर्मी जो है अब फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, ठीक है, ड्यूटी के दौरान। ड्यूटी घंटों के दौरान सभी को ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया। ड्रेस कोड जो नहीं पहनेगा दोस्तों, तो नहीं पहनने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। दोषी को उस दिन जो है अनुपस्थित माना जाएगा, ठीक है। तो जो ऐसा नहीं है ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगा और जो है कैजुअल ड्रेस में आ जाएगा, उसको जो ये माना जाएगा कि वो एब्सेंट है, ठीक है। तो ड्रेस कोड को फॉलो करना है, ऐसा करने वाला, अनिवार्य करने वाला जो है कौन सा राज्य? त्रिपुरा राज्य है। और आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से दोस्तों यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? डी है, बी और सी को जो है सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2022 के लिए ध्यान रखिएगा, 2022 के लिए दिया गया शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित सम्मान है दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और इसके संयुक्त रूप से दो संस्थाओं को दिया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। यह अवार्ड जो है जैसा कि इस संस्थाओं ने कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों को एक श्रद्धांजलि देता है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें दोस्तों, जो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान मैंने कुछ आपसे क्वेश्चन किया, उम्मीद करती हूँ उनका आंसर आप करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि पाकिस्तान T20 का कप्तान नियुक्त किया गया, किसे किया गया? शाहीन शाह को किया गया।
महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में शीर्ष पर है, कौन सा शहर शीर्ष पर दोस्तों? बेंगलुरु। ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया है, किसे बनाया गया? मीरा मुराती को बनाया गया। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया, उनका नाम था दोस्तों तो एस वेंकटरमन, ठीक है, एस वेंकटरमन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया। पर्यटन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, कौन सा राज्य कर रहा है? मेघालय कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और इसी तरीके से करंट अफेयर के सेशन से जुड़े रहिए दोस्तों। व्यूज बढ़ाइए, लाइक्स बढ़ाइए, आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग के जो है कमेंट किए गए चीजें अच्छा है बुरा है ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, मिलते रहेंगे इसी तरह से डेली मॉर्निंग में 7 बजे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।